हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारी चल रही है क्लास 8 की, और उसमें 2 लेसन हमारे हो गए, एक संसाधन और एक मानव संसाधन। तीसरा इसी से रिलेटेड मैं करवा रही हूँ, खनिज और शक्ति संसाधन। तो संसाधनों को मैं पहले कवर कर रही हूँ, उसके बाद 3 लेसन और हमारे बचेंगे। टाइम मिला तो कल ही मैं तीनों कंप्लीट कर दूँगी, नहीं तो फिर 2 दिन तो और लग जाएंगे। तो आज हम करते हैं खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज कैसे निकाले जाते हैं, शक्ति संसाधन कैसे हैं वो सब आज ही इस लेसन के अंदर देखेंगे। किरी सुक्रांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काली क्षेत्र, काला क्षेत्र किसकी वजह से हुआ, कोयले वगैरह से, को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है। कोयला खदान के पास का क्षेत्र है, तो वहाँ मिट्टी भी आसपास काली हो जाती है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये देखो जो ट्रक दिखा रहे हैं, ये सभी खनिज कोयले को लेके जा रहे हैं। और सुकांत ने उत्तर दिया, खनिज क्या है? तो पूछती है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि खनिज होते क्या है। तो सुकांत कहता है कि आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? तो हम तो सीधे बिस्किट के रूप में देखते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते इसमें क्या क्या मिलाया है। जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप देख नहीं सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टान में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, जो हमें प्रकृति से मिला है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है, मतलब उसके अंदर क्या क्या है, उसको बोलते हैं खनिज। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, सब स्थानों पर नहीं मिलता। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित है, और कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। तो क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो भी एक खनिज है। तो पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो होता है आगे का उसका हिस्सा जिससे हम लिखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और भोजन में जो नमक होता है वो भी एक खनिज ही है, क्योंकि वो समुद्र में मिलता है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं से निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये लाइन आपको नोट करनी है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपने आप निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों और विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। हम रंग को देख के बता सकते हैं सॉल्ट है, रंग को देख करके बता सकते हैं ग्रेफाइट है, रंग को देख के कोई भी चीज़ है उसका अनुमान, जैसे हीरा हो गया, तो वो सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक, धात्विक वो होते हैं जिनमें धातु की मात्रा होती है, और अधात्विक जो बिना धातु वाले होते हैं, जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती, तो उनको धात्विक और अधात्विक, ये आपको याद रखना है। खनिज कितने प्रकार, एक तो वो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं अपने आप ही। दूसरा, खनिजों के प्रकार अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। ये देखो, ये इसके अंदर दिखाया है धात्विक और अधात्विक। धात्विक में क्या होता है, लौह के गुण पाए जाते हैं, और एक अलोह भी होता है। जिसमें लौह की मात्रा उसको लौह वाला धात्विक बोल देते हैं, और अलोह वाला जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती। और अधात्विक वो तो अलग ही होते हैं, उसमें तो धातुएं पाई ही नहीं जाती। क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है, जो ऐसी शैल या चट्टान जिससे खनिजों का हम खनन करते हैं उसको बोलते हैं ऐशक। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 ऐशक खनिज समझे जाते हैं। उसके बाद आती है धात्विक की। धात्विक खनिजों में धातु क्या होती है, वो कच्चे रूप में होते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिसमें चमक होती है। लो ऐशक, बॉक्साइट, मैग्नीज ऐशक, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज में लो और अलोह हो सकते हैं। लो खनिज जो जैसे लो ऐशक हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, इनमें धातु की मात्रा होती है। ये याद रखना आपको, कई बार ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। लो और एलो में जैसे 4 के नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा ये धात्विक है या नहीं है। अलोह खनिज में क्या है, लोहा नहीं होता, जिसमें अन्य धातु जैसे सोना हो गया, चांदी होगी, तांबा हो गया, शीशा हो गया, तो ये तो अलग ही है नाम। और मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, लो ऐशक, ये होते हैं। अधात्विक में क्या होता है, इसमें धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर है, ये कोई धातु नहीं है, सोना चांदी तांबा लोहा ये नहीं है। अबरक हो गया, जिप्सम हो गया,
और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, ये भी अधात्विक खनिज है, इसमें धातु नहीं होती लिक्विड में। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित मतलब निकाला जाता है। खनन प्रक्रिया द्वारा, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। पहले क्या होता है, खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है, या तो खनन प्रक्रिया से, प्रवेदन से होता है और आखनन से होता है। और खनन फिर कितने प्रकार के, एक विवरित खनन होता है, एक कूपकी होता है। तो इसमें हम आगे देखेंगे विवरित कौन से होते हैं और कूपकी कौन से होते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई शैल को खनिजों से बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जो पृथ्वी के अंदर कोई भी चट्टानें वगैरह दबी हुई हैं, शैल है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। उसको प्रवेदन भी आप बोल सकते हैं, उसको आखनन भी बोल सकते हैं। खनिज को कम गहराई, जो खनिज कम गहराई में स्थित है उनका बस थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा हटा के निकाले जाते हैं, उसको बोलते हैं विवरित, जो ऊपर ही मिल जाते हैं हमें। और गहन वेदन कूपक, जिसका और ज़्यादा कुएं की तरह खोद करके निकाला, कूपक का मतलब कुआं ही होता है ना, तो जिन्हें और ज़्यादा गहराई में खोद कर निकाला जाता है उसको बोलते हैं कूपक या कूपकी खनन। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस है, वो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। तो होता तो ये निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रवेदन भी, लेकिन जो बहुत गहरे वाले हैं वो प्रवेदन, और जो वैसे निकालने जाते हैं उनको खनन बोलते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं, आप शेल को देखकर बता सकते हैं, यद्यपि इसमें तांबा है क्योंकि उस शेल का है वो रंग नीला प्रतीत होगा। अगर आपको तांबे की पहचान करनी है तो उस शेल का जो कलर है वो आपको नीला दिखाई देगा। उसके बाद में है खनिजों का वितरण। अब खनिजों का वितरण, खनिजों का बंटवारा, डिवाइडेशन है वो कैसे है। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज है वो आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह, इसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लो एशक, ओंटारियो में तांबा, निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट आग्नेय कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन बलित पर्वत के अवसादी शैल समूह के अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेशस पर्वत के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट सन स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इतना ये याद भी नहीं रहेगा आपको। तो मेन आपको धात्विक और अधात्विक याद रखना है। और खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन, प्रवेदन और आखनन होती है। खनन या आखनन तो वो होती है जो ऊपर से ही निकाल लिया जाता है। खनन तो निकालने की प्रक्रिया को बोल देते हैं। प्रवेदन जो बहुत गहराई से निकाले जाते हैं, और आखनन जो ऊपर वाले ही निकाले जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम वगैरह या गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह होती है, वो प्रवेदन प्रक्रिया से निकाला जाता है। उसके बाद में है एशिया। एशिया के पास क्या है, चीन और भारत के पास विशाल लो एशक निक्षेप है। चीन के और भारत के पास लो एशक बहुत है। यहाँ महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, और चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, वो किसका, टिन का। चीन शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से कंट्री के अंदर कोई मतलब खनिज नहीं मिलता, तो स्विट्जरलैंड, उनको पता ही नहीं है। यूरोप विश्व में लोहे एशक का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे एशक के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, शीशा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल बोल सकते हैं खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद में उत्तर अमेरिका में क्या होता है, तो उत्तर अमेरिका में 3 क्षेत्रों में व्यवस्थित हैं ये। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लो एशक, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कोर्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में क्या मिलता है। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे एशक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील का आपको ध्यान रखना है, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे एशक का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे तो पीछे नाम आया इंडोनेशिया वगैरह का लोहे एशक में, और चाइना का भी नाम आया, लेकिन ब्राजील में उच्च कोटि का लोहे एशक आप कह सकते हैं। चिली और पेरू चिली और पेरू में तांबा बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अग्रणी मिलता है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन के, ब्राजील और बोलिविया में क्या होता है, टिन
दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो ब्राज़ील की अगर बात हो तो लोएसक सबसे ज़्यादा, चिली और पेरू में तांबा सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील और बोलीविया में टीन, और दक्षिणी अफ्रीका के पास सोना ज़्यादा है। उसके बाद में अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा, सोना और प्लेटिनम की अगर बात आती है, बहुत महंगे ये खनिज माने जाते हैं, तो इसमें अफ्रीका अग्रणी है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोएसक, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। उसके बाद क्या आप जानते हैं, हरा हीरा एक दुर्लभतम, मतलब बहुत ही रेयर मिलता है हीरा है हरा हीरा। विश्व की प्राचीनतम शैलें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद बनी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं क्या मिलता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है, बॉक्साइट। दक्षिणी अफ्रीका में सोना सबसे ज़्यादा मिलता है, हीरा, प्लेटिनम, और सोना तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील है वो लोएसक वाला है, चिली पेरू है वो तांबे के हैं, ब्राज़ील और बोलीविया है वो टिन का है। उसके बाद में खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले जो सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, तो एल्यूमिनियम जैसे उसके ऐशक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, बॉक्साइट का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। उसके बाद में खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण मतलब हम बचाव कैसे कर सकते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अनवीकरणीय हैं, तो उनको हम बचा के कैसे रख सकते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिसको दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। खनिजों को बनने में, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रक्रिया से बनते हैं, तो उसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं, इसलिए उनको बहुत टाइम लग जाता है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, और धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। मतलब कोई भी चीज़ है कम से कम प्रयोग हो उसको, या फिर ऐसे तरीके से प्रयोग करें कि उसका दोबारा प्रयोग हो उसके, पुनः चक्रण। शक्ति संसाधन। शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विश्वविद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है, मतलब प्रेस करती है। इसके बाद वह उसके एक लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करती है और रसोई घर में तेजी से जाती है। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया, आओ और अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय शनि बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन है वो आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों के जो भी गजट है जो बिजली की खपत करने पे अधिक से अधिक निर्भरता है, वो मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब परंपरागत कौन से हैं? ऊर्जा के जो साधन होते हैं उसको परंपरागत और गैर परंपरागत दो तरीके से। गैर परंपरागत तो वो जो बहुत पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जो दूसरे हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन हो गया। ईंधन और जीवाश्म ईंधन है वो परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, ये याद रखना आपको। ईंधन पुराने टाइम से हम लकड़ियों को जलाते आ रहे हो, आज भी जल रही है वो। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रतीत होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा वो ईंधन से प्राप्त होती है। उसके बाद में गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है? अब इनके लाभ क्या है? आसानी से परिवहन है, मतलब आसानी से लाए जा सकते हैं, और पेट्रो रसायन उद्योग का ये आधार भी कहलाते हैं। और उसके बाद में तेल, हानि इनसे क्या होती है? तेल और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मयुक्त प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा हो सकती है। नए ईंधन का अन्वेषण है वो आसान नहीं होता, और आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ और तेल से सस्ता। उसके बाद में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत।
सुप्राप्य बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करना और इनकी हानि संग्रहण में अधिक समय उपयोग ज़्यादा लगता है, प्रदूषण फैलाने वाले हैं, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करते हैं और निर्वनीकरण करते हैं। और उसके बाद में जैसे कोयला है, ईंधन से तो ये होता है, और कोयले से क्या होता है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है और प्रदूषण का स्रोत भी है ये, और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, लेकिन परिवहन के लिए भी भारी है। उसके बाद में जैसे जल विद्युत है, जल से जो बिजली प्राप्त करना, ये प्रदूषण मुक्त है, ये भी तो परंपरागत में आता है, और इसकी हानि के स्थानीय समुदाय का विस्थान और प्रदूषण मुक्त है। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन करता है और सस्ता भी है, ये स्थापित करने में खर्चीला है। उसके बाद में आता है पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गई। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ईंधन आया ऊपर, और जीवाश्मी ईंधन आया। इन खनिजों के भंडार है वो सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वो इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, तो इनका प्रयोग थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए। ये कोयला क्या है, ये बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा। ताप मतलब ताप के ऊपर, टेम्परेचर से जो पैदा की जाती है, मतलब कोयले को जला करके या जैसे भी बनती है, तो तापीय ऊर्जा मतलब ताप से बनती है वो कोयला, जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं। वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फन और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना कोयला, इसलिए अंतर्हित धूप के लिए रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो रानीगंज और पश्चिम बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। उसके बाद में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द है वो लेटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ मतलब शैल, ओलियम, ओलियम का मतलब है तेल, पेट्रा का मतलब है शैल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है वो शैल तेल भी बोल देते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जैसे जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेदन है वो अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला मतलब उसको साफ करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ अपरिष्कृत मतलब शोधन के लिए के प्रक्रमण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी बोलते हैं क्योंकि ये सऊदी अरब और क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। तो काला सोना वाला आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, और इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों जैसे हम गैस में यूज करते हैं, वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं, कई उपयोग हैं इसके। इसका उपयोग शक्ति के रूप में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन, उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में, परिवहन में ईंधन के रूप में, कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में प्राकृतिक गैस भंडार है वो मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में स्थित हैं। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल वो नीचे का हायावास है वो बना हुआ है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। प्राकृतिक गैस है वो प्रचुर मात्रा में और सबसे स्वच्छ जलने वाले हाइड्रोकार्बन है जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषकों का 10वां हिस्सा पैदा करती है। उसके बाद में सीएनजी क्या होती है, तो ये होती है सपिंडित प्राकृतिक गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है सीएनजी। उसके बाद में है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से
स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जल विद्युत, बांधों में वर्षा जल और नदी पर ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता जल बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर के विद्युत के लिए घुमाते हैं, तो ये जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग है वो कृषि कार्य में किया जाता है। तो विश्व की ऊर्जा एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षेत्र है वो बांकड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी नई नदी परियोजनाएं हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है वो नॉर्वे था। ये देखो ऐसे टरबाइन के ऊपर जल गिरा करके, ऐसे ऊंचाई से जल गिरा करके और ऐसे बन रहा है। ऊर्जा की गैर परंपरागत, परंपरागत में हमने पढ़ लिया कोयला हो गया, ईंधन हो गया, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, पेट्रोलियम हो गया, ये परंपरागत में आते हैं। अब गैर परंपरागत कौन से होते हैं? जिनको हमने बनाया है और तरीके से, किसी और तरीके से। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। उसके बाद में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चीरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है और विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों में समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। ये पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। और उसके बाद में है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियोस्क्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम है, तो ये परमाणु में आते हैं। परमाणु ऊर्जा पदार्थ होते हैं। परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। तो राजस्थान के अंदर एक ये भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है और झारखंड में भी मिलता है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में दारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट है राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगांव। ये आपको याद रखना है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। भू का मतलब भूमि से और ताप का मतलब ताप से। तो भूमि के जो ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एक तो तापीय होती है वो तो कोयले से बनती है, एक परमाणु जो थोरियम और यूरेनियम से बनती है, एक पवन चक्कियाँ होती है जो जनरेटर के साथ लगा करके, एक जल विद्युत होगी जो जल से बनती है। तो ऐसे होती है। अब एक होती है भूतापीय। भूतापीय क्या होती है? ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। भू का मतलब पृथ्वी और ताप का मतलब उसका टेम्परेचर। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूना। हिमाचल और लद्दाख में पूगा घाटी में, मणिकर्ण में और लद्दाख में पूगा घाटी में है। ये दो ही है। फिर होती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के ज्वार भाटा होता है ना, उससे रिलेटेड है ये। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। जैविक अपशिष्ट बायोगैस क्या होती है? जैविक अपशिष्ट जो मृत पौधे हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, पशुओं का गोबर हो गया, ये सब क्या होता है? बायोगैस। बायोगैस कौन सी होती है? जो गोबर से बनती है।
रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैसे आजकल तो प्लांट काफ़ी लग रहे हैं। और जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस के अंतर में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है और इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो ये आपका लेसन हुआ कंप्लीट। अब बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देख ली। एक तो ये ऊर्जा के प्रकार हमें पता होना चाहिए, परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या आता है, धात्विक और अधात्विक खनिज, और धात्विक में कौन से आते हैं और अधात्विक में कौन से आते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। एक पेट्रोलियम को जैसे काला सोना बोलते हैं, और बस यही है इसमें मेन। और राजस्थान में वो मिलता है, यूरेनियम मिलता है। ठीक है, तो इतना ही। इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, वो आप जब लेसन अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया था। सौर अड्डा स्कॉटलैंड में है। और विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है वो नॉर्वे में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ डिस्कस करूँगी, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, आपको फिर टाइम लगेगा ज़्यादा। इसलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।